आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मोबाइल की रिंग बजती है। नताशा फोन उठाती है। दूसरी तरफ से सौरभ कहता है, नताशा तुम फौरन राम टेकरी पहुंचाओ और हाँ, साथ में मेरा वो टूल बैग्स भी लेकर आना। इस पर नताशा कहती है, ओके सर, क्या खुदाई में कुछ मिला है क्या? तो इस पर सौरभ कहता है, वो सब तुम्हें यहाँ आने पर पता चल जाएगा। हाँ, तुम अपने उस स्टूपिड दोस्त को यहाँ पर मत लेकर आना। नताशा नाक सड़ाते हुए कहती है, आपसे कितनी बार कहा है सर कि निखिल मेरा दोस्त नहीं है, वो बस ऐसे ही है। तो इस पर सौरभ कहता है, ओके जो भी हो, ये निखिल पुराण बंद करो और जल्दी आओ, और हाँ, वो टूल बॉक्स लेकर आना। जिसके बाद इतना कहकर सौरभ फोन कट कर देता है। उधर नताशा गुस्से में नाक फुलाती हुई बैग लेकर गाड़ी में बड़बड़ाती हुई बैठी और कुछ ही देर में गाड़ी सीधी राम टेकरी पहुंचती है। नताशा वहीं गुस्से से लाल होकर गाड़ी से उतरती है। सौरभ नताशा के तेवर देखकर समझ जाता है कि उसकी बातों का असर हुआ है। सौरभ नताशा की तरफ बढ़ता है। नताशा बैग सौरभ के हाथ में थमा अपना मुंह फुला लेती है। सौरभ गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ मजाकिया अंदाज में कहता है, वो तुम्हारा बेवकूफ दोस्त नहीं आया, अच्छा हुआ। सौरभ जानबूझकर नताशा को इस तरह परेशान करता ही रहता था क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों में तो हंसी मजाक चलती ही है। तभी सौरभ नताशा से कहता है, हमें खुदाई में एक पुराना ताबूत मिला है। सौरभ ताबूत की ओर इशारा करता हुआ कहता है, नताशा और सौरभ पुरातत्व विभाग में कार्यरत हैं और राम टेकरी एक रिसर्च के लिए आए थे। कुछ पुरानी किताबों में राम टेकरी में कुछ प्राचीन अवशेषों के पाए जाने की बात लिखी थी। उस दिन की पुष्टि करने के लिए ही सौरभ और नताशा अपने 10 कर्मचारियों की टीम के साथ वहां आए थे। नताशा मन ही मन सौरभ को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी उसे कहा नहीं। सौरभ भी नताशा की तरफ आकर्षित था, लेकिन दोनों को एक दूसरों को जताना नहीं चाहते थे। इसलिए उनकी बात बात पर सिर्फ बनावटी नोक झोंक ही होती रहती थी, जो दोनों को बहुत अच्छी लगती थी। सौरभ नताशा को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और जब नताशा चिढ़ जाती तो सौरभ किसी तरह उसे मना ही लेता था। राम टेकरी की खुदाई में सौरभ और उसकी टीम को कुछ जानवरों के अवशेष और कुछ आदमियों के अवशेष के साथ एक पुराना ताबूत मिलता है, जो कि शायद कम से कम 2 से 3 हजार साल पुराना लगता था। सौरभ और उसकी टीम ने उस ताबूत को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुला ही नहीं। इसलिए सौरभ ने अपना बैग मंगाया था। उस बैग में पौराणिक ताबूत, ताले, इन सबको खोलने के कुछ औजार थे। सौरभ ने बहुत कोशिश की, लेकिन ताबूत फिर भी नहीं खुला। तभी नताशा की नज़र उस ताबूत के निचले भाग पर पड़ी, जहां एक पत्र के साथ चाबी उस ताबूत में फूट की हुई थी। तभी नताशा बोली, सर ये देखिए, वहां कुछ है। फिर सौरभ की नज़र भी उस पत्र और चाबी पर पड़ती है। वो पत्र निकाल कर पढ़ना चाहता था, लेकिन वो पत्र संस्कृत भाषा में था। सौरभ फौरन सुधीर को बुलाता है। सुधीर लगभग 18 तरफ की भाषा जानता था। सुधीर पत्र लेकर पढ़ता है, सावधान, कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश मत करना। इसे इसी तरह रहने देना। अगर इसे खोलने की कोशिश की तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ताबूत एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी का है, जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। ये जादूगरनी नगर के जवान युवकों की बलि चढ़ा उनके खून को अभिमंत्रित कर पी जाती थी।
जिससे वो हमेशा के लिए जवान रह सके। वहाँ के राजा को जब उसकी इस बात का पता चला तो नगर के लोगों की सुरक्षा के लिए उस चुड़ैल को जला दिया। लेकिन जलाने के बाद भी वो फिर से चुड़ैल बनकर लौट आई। फिर उस राजा ने राजगुरु की सहायता से उस चुड़ैल को इस ताबूत में बंद कर जमीन के नीचे बहुत ही गहराई में दफन कर दिया। अगर कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश करेगा तो वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी। पत्र में लिखी कहानी सुन नताशा बहुत घबरा जाती है। वो सौरभ से कहती है, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, वरना पता नहीं क्या होगा, इसे वहीं दफना देते हैं। नताशा की बात सुन सौरभ कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम जानती हो ना, ये सब सिर्फ हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए लिखा जाता है ताकि कोई भी इन पुरानी चीज़ों को खोज ना सके। तभी अचानक ही वहाँ जोर की हवाएं चलने लगती हैं और अंधेरा सा होने लगता है। इस तरह अचानक मौसम को बदलते देख नताशा और भी घबरा जाती है और बाकी के लोग भी डर जाते हैं। वो भी सौरभ को ताबूत को वापस से दफनाने को कहते हैं, लेकिन सौरभ अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तभी अचानक वो ताबूत जोर जोर से हिलने लगता है। उस ताबूत को इस तरह से हिलता देख सौरभ भी अब थोड़ा घबरा चुका था। अचानक जोर से बिजलियां चमकने लगती हैं और ताबूत के जोर से हिलने के बाद अचानक से ही ताबूत खुल जाता है। वहां खड़े कर्मचारी घबरा जाते हैं और घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उस ताबूत में से एक भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल निकलती है, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना, आंखें अंदर धसी हुई, आंखों की पुतलियां सफ़ेद और बहुत ही डरावनी, बड़े बड़े दांत और भी भयानक लग रहे थे। अब तो सौरभ भी बहुत डर गया था और नताशा तो उसे देख बेहोश ही हो गई थी। सौरभ अपने बैग में से बंदूक निकालता है और उस चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस चुड़ैल पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता। सौरभ नताशा को संभालता हुआ उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी अपनी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में लगे थे। वो चुड़ैल उनके पीछे पीछे हवा में लहराती हुई जाती है। तब वहाँ से भागने वाले एक कर्मचारी के वो सामने चुड़ैल आ जाती है। वो बेचारा डर से घबरा जाता है और चुड़ैल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी वो भयानक हंसी दिल दहला देने वाली थी। कर्मचारी सभी के सभी बहुत ही डर गए थे। उन सभी कर्मचारियों के पीछे पीछे वो चुड़ैल पड़ जाती है। उसे देखते ही वो कर्मचारी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो चुड़ैल उस कर्मचारी की सांसें खींच लेती है। बहुत ही डरावना नज़ारा था वो। उधर कुछ ही देर में नताशा को होश आ जाता है और वो डर के मारे घबराने लगती है। इतने में ही सुधीर, जिसके हाथ में अभी भी वो पत्र था, वो उस पत्र को पलटकर उसकी दूसरी तरफ देखकर संस्कृत में कुछ बड़बड़ाने लगता है। उसकी बड़बड़ाहट तेज होते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लग जाती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल जैसे उस ताबूत में खींची चली जा रही थी। सुधीर वो मंत्र पढ़ता ही रहता है और फिर धीरे धीरे वो चुड़ैल उस ताबूत में जाकर जैसे अपने आप ही लेट जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर उस ताबूत को बंद कर देते हैं और फिर उसे वैसे ही ज़मीन के नीचे दफना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज करीब 12 सालों के बाद सोहन अपने गांव जा रहा था। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा इतने सालों में।
इतने सालों में कितने लोग बदल चुके होंगे, सबके चेहरे बदल गए होंगे। पता नहीं वो सोहन को पहचान भी पाएंगे या नहीं। सोहन शहर में रहने वाला एक ऑफिस का लड़का था। ऑफिस का लड़का यानी कि बस ऑफिस का काम और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। बिल्कुल सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का। वो आज करीब 12 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था, उसके दादाजी और दादी से मिलने। चाचा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। आज से करीब 12 साल पहले वो उन लोगों से मिला था। पता नहीं वो लोग उसे इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, बस यही सोचकर वो खुश हो रहा था और जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। ट्रेन रेंगती हुई धीमी रफ्तार में पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था, मगर सोहन का स्टेशन तो अभी दूर था। ये सोचकर वो निश्चिंत होकर सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया और आराम से खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं का मज़ा लेने लगा। बोगी में उसके अलावा बस 1 या 2 लोग ही रहे होंगे, क्योंकि वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। हालांकि वो रात गए अपने गांव नहीं जाना चाहता था, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बस इसी ट्रेन की सीटें खाली थी। बाकी सभी ट्रेनों की सीटें भरी हुई थी। तो यहीं उसे रिजर्वेशन मिल गया, और क्योंकि सफ़र दूर था तो रिजर्वेशन ज़रूरी ही था, इसलिए उसने यही ट्रेन चुना। वो जब तक अपने गांव पहुंचेगा तब तक शायद रात के 1-1:30 बज चुके होंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। सोहन के सोचे हिसाब से वो रात के करीब 1:15 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। उस स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं उतरा था। उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। उसके अलावा कोई इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पर रोशनी भी बहुत कम थी। ट्रेन करीब 1 मिनट ही वहीं पर रुकी होगी और फिर वो भी रेंगती हुई आगे बढ़ गई। अब उस पूरे स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं था। सोहन बस अकेला वहीं पर खड़ा खड़ा नज़ारों को देखे जा रहा था। तभी सोहन ने अपने मन ही मन में कहा, यार 12 सालों में तो कुछ भी नहीं बदला। ये स्टेशन आज भी रात में उतना ही खाली रहता है जितना 12 साल पहले हुआ करता था। पता नहीं गांव बदला होगा या नहीं। ये सोचकर सोहन वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया और थोड़ी देर सांस लेने लगा। उसने नज़र घुमाकर ठीक से देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई चाय की दुकान, यहाँ तलक कि पानी का भी वहाँ पर कोई माध्यम नहीं था। उसे प्यास भी बहुत लग रहे थे। उसने सोचा कि इस स्टेशन से पहले बाहर निकले तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। जिसके बाद वो अपना बैग लेकर धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। स्टेशन के बाहर भी बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि अंदर। उसने मन ही मन सोचा, अब तो यहाँ कोई सवारी मिलने से रही। बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों ना पैदल ही निकल पड़ूं। वैसे भी मैं इस सुनसान स्टेशन में तो रात नहीं बिताना चाहता, तो पैदल ही निकल पड़ता हूँ। इतना कहकर वो पैदल ही अपना बैग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते पर उसके अलावा दूर दूर तक और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियाँ थी। उसके अलावा ना कोई घर था और ना ही कोई दुकान। सोहन को बहुत प्यास लग रही थी। उसका पानी का बोतल भी खत्म हो चुका था और पानी का कहीं और कोई जरिया
उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो किसी तरह बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई घर भी दिख जाए तो कम से कम वो पानी मांग कर पी सकेगा। इसी तलाश में वो बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें उसे बदली हुई सी नज़र आ रहे थे, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि वो यहाँ आज से करीब 12 साल पहले आया था और 12 साल में याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सोहन थोड़ा घबरा सा गया, मगर वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके पीछे जो भी है वो सतर्क हो जाता, और सोहन ये नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं, इसलिए सोहन बस आराम से चलने की कोशिश कर रहा था और बस किसी तरह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से वो कदमों की आवाज़ लगातार सोहन के कानों में आए जा रहे थे, मगर वो एक ही इंसान था। जो कोई भी था वो बस अकेला ही था, मगर सोहन को इस बात का डर था कि अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो। बस इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़ने की उसने कोशिश नहीं की। उसने अब अपने चलने की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी, मगर वो पीछे जो कोई भी था वो भी सोहन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे आए जा रहा था। ये सिलसिला चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जो कोई भी है वो सामने आकर सोहन से बात क्यों नहीं करता। यानी कि अगर वो एक लुटेरा है तो सोहन के सामने आकर उसे लूटता क्यों नहीं। बस उसके पीछे पीछे चलना, इसका क्या मतलब हुआ। सोहन को कहीं ना कहीं अब शक हो रहा था, इसलिए वो एकदम से रुका और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर उसके पीछे वहां पर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर पीछे कोई है नहीं तो तब से ये कदमों की आवाज़ कैसे आ रही है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सोहन का पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। वो हाथ जिसका भी था बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। सोहन एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पीछे कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि बस एक कटा हुआ हाथ था जिसने सोहन के कंधे को पकड़ रखा था। डर के मारे वो झटक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो कटा हुआ हाथ अभी भी हवा में तैर रहा था। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक कटा हुआ हाथ इस तरह से हवा में कैसे तैर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपना सामान लिया और वहां से तेजी से दौड़ लगा दी। भागते भागते वो जैसे तैसे गांव पहुंचा। जिसका भी घर उसे सामने दिखा वो उसी के घर में घुस गया और उन घर वालों को पूरी बात बताई। पूरी रात वो वहीं रुका रहा और अगली सुबह ही वो अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था वो आज तक सोहन को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।